चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। क्या है वो? द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। चलो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्यों आया था ये एक्ट? अभी इससे पहले हमने कौन सा देखा? मिनिमम रेट ऑफ वेजेस वाला देखा था, मिनिमम वेजेस वाला एक्ट। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे हैं? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। मतलब ये जो एक्ट है ये क्या रेगुलेट करेगा कि क्या वर्कर्स को वेजेस टाइम से मिल रही है या नहीं, और पूरी वेजेस मिल रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई डिडक्शंस करके दे रहे हों। चलिए, तो क्या बोला है यहाँ पे, ये जो एक्ट है इसका काम क्या था कि इसको इंश्योर करना था स्पीडी रेमेडी अगेंस्ट इलीगल डिडक्शंस। ठीक है, कुछ गलत तरीके से आपने वेजेस में से डिडक्शन करे हो वो, या फिर कोई अनजस्टिफाइड डिले हो रहा है वेजेस पे करने में। ठीक है, चलो अगला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो सेक्शन 6 था इस एक्ट का, इसने यहाँ पे अमेंड करा था। ठीक है, और अमेंड करके क्या बोला गया कि जो भी वेजेस आप पे कर रहे हो, ये आप कैसे कर सकते हो? या तो आप ये कैसे, कॉइन से, ठीक है, और क्या होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं उसके थ्रू दे सकते हो, या फिर चेक के थ्रू दे सकते हो, या फिर क्या बोल रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने तरीके बताए थे कि ये तरीके हैं वेजेस पे करने के। चलो फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये एक्ट अप्लाई किस पे होगा? तो यहाँ उन्होंने ऐसा बोल दिया कि एक सीलिंग लगा रखी है कि जिनकी सैलरी 24,000 पर मंथ, ठीक है, 24,000 पर मंथ तक है, वहां पे क्या हो जाएगा, एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। अब ये जो वेजेस हमको पे करनी है वर्कर्स को, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? चलिए मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एक है यहाँ पे ओनर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जेठालाल। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जेठा क्या लोग काम करते हैं। चलिए मान लेते हैं एक है बाघा और एक है नट्टू काका। ठीक है, चलिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो इन दोनों को वेजेस देना है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जेठिया की है। ठीक है, जेठालाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको वेजेस पे करेगा। मगर मान लीजिए अगर जेठा कहीं बाहर चला जाता है, ठीक है, लंदन ट्रिप पे चले गए 2 साल के लिए, तो क्या इन दोनों को वेजेस मिलना बंद हो जाएंगी क्या? नहीं। क्या होगा यहाँ पे, वो किसी को असाइन करके जाएगा। हो सकता है वो क्या करेगा, अपने बापूजी को असाइन कर देगा या ऑथराइज कर देगा कि मेरी एब्सेंस में क्या करना, बाघा और नट्टू काका को आप वेजेस पे कर देना। ठीक है, वैसे एक्ट में क्या बोला है, सेक्शन नंबर 3 बता रहा है हमें कि जो एम्प्लॉयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वेजेस पे करने के लिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए फैक्ट्री के केस में किसी को मैनेजर की तरह आपने अपॉइंट करके रखा है, तो वहां पे फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी वेजेस पे करने की, मैनेजर की। चलिए रेलवे की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस पर्सन को नॉमिनेट करा है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा किस चीज के लिए, वेजेस पे करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, या तो जो एम्प्लॉयर है वो होगा रिस्पॉन्सिबल, या फिर एम्प्लॉयर ने अगर किसी पर्सन को ऑथराइज कर दिया है तो फिर क्या हो जाएगा, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा पेमेंट के लिए। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, पर्सन सो नॉमिनेटेड और द पर्सन सो डेजिग्नेटेड एज द केस में बी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच पेमेंट। मतलब ये जो वेजेस का पेमेंट है इसके लिए या तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एम्प्लॉयर, या फिर जिसको नॉमिनेट करा है, या फिर जिसको डेजिग्नेट करा है। ठीक है, चलिए अब अगली बात कर रहे हैं किस चीज की, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। वेज पीरियड से क्या मतलब है, मतलब ये जो आप वेजेस दे रहे हैं ये कितने पीरियड की है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या चीज बोल दी है, कोई भी वेज पीरियड 1 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप जो वेजेस दे रहे हो मैक्सिमम आप क्या करो, उस वेज पीरियड को 1 महीने का रखो। मतलब 1 महीने का आप इकट्ठी करो सैलरी, फिर आप उसको दे दो। उसको आपको पाइल अप नहीं करना है, 1 महीने से ज्यादा आप उसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। क्या वेजेस मेरी जब मर्जी करे तब दूं क्या? नहीं, एक टाइम फिक्स करा है एक्ट में। क्या बोला है यहाँ पे, जहां पे कैसे हैं, लेस देन 1000 एम्प्लॉयज, ठीक है, 1000 से कम लोग हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको 7 तारीख के पहले पहले वेजेस पे करनी पड़ेंगी। और अगर मोर देन 1000 एम्प्लॉयज है, दैट इज इसका अदर केस हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, 10 तारीख के पहले पहले वेजेस पे कर देनी है। बहुत आसान है ये। चलिए अगला क्या बोल रहे हैं, मान लो अगर जो एम्प्लॉय है वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट हो गया मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ क्या हुआ था, ये जो बाघा था इसका काम में मन नहीं लग रहा था, इसका मन ज्यादा कहाँ लग रहा था, बावरी जी में। तो जेठा ने क्या करा, इसको नौकरी से निकाल दिया। अब इस केस में क्या करना है, क्या हम 7 तारीख या 10 तारीख का वेट करेंगे बाघा को सैलरी पे करने के लिए? नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, अगर जो एम्प्लॉय है वो टर्मिनेट हो रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ सेकेंड वर्किंग डे आपको उसको उसके वेजेस दे देना है। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय। तो अभी ऊपर हमें क्या बोला था कि एक्ट आया क्यों था, कि जो भी अनजस्टिफाइड डिले हो रहा है, मतलब बिना बात के डिले हो रहा है वेजेस पे करने में, या फिर जो उसमें से डिडक्शंस हो रहे हैं, मगर वो डिडक्शंस कैसे बताया था हमें, इलीगल डिडक्शंस, मतलब अगर आप इलीगल डिडक्शन कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है एक्ट में, मगर कुछ डिडक्शंस हैं जो क्या करें इन्होंने अलाउ करके रखे हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या बोला इन्होंने, अगर कोई फाइन है तो वो आप उसमें से काट सकते हैं वेजेस में से। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कुछ डैमेज या फिर आपने लॉस करा है गुड्स का, ठीक है, तो उसके आप काट सकते हैं। अगला हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए है तो उसके लिए आप अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रिकवरी ऑफ एडवांसेस, मान लीजिए आपने क्या करा था, एडवांस में वेजेस पे करी थी, तो फिर अब आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस अमाउंट को डिडक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उसको अमाउंट को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिकवरी ऑफ लोन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर, ठीक है, मान लीजिए आपने क्या करा था, उन्हें कोई लोन दिया था उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उस लोन के अमाउंट को भी यहाँ से वेजेस में से कट करके डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पीएफ के लिए कोई पैसा काट रहे हैं, इनकम टैक्स के लिए है, फिर और क्या बोला है यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस वाले जो भी इंश्योरेंस की स्कीम होती है, मतलब इंश्योरेंस के लिए कोई अमाउंट काट रहे हैं, तो इस तरह के डिडक्शंस क्या हैं, ये डिडक्शंस अलाउड है, मतलब ये डिडक्शन करेंगे तो ये इलीगल डिडक्शंस में काउंट नहीं होगा। हो गया ये क्लियर। अब लास्ट क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो एम्प्लॉयर है उसको रजिस्टर और रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। क्या लिखेगा वो इन रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स में, चलो क्या बोला है यहाँ पे, जो ये रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, तो यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम, ठीक है, जो भी इसने एम्प्लॉयज रखे हैं उनके पर्टिकुलर्स लिखने हैं, वो क्या काम कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा, कितनी वेजेस दी जा रही है वो लिखना पड़ेगा, और अगर उसमें से कुछ डिडक्शंस करा है तो वो भी आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। अब इन रजिस्टर्स को कब तक मेंटेन करके रखना है या कब तक उसको प्रिजर्व करके रखना है, तो क्या बोला है यहाँ पे, ये जो भी रजिस्टर या फिर रिकॉर्ड्स हैं इनको आपको प्रिजर्व करके रखना है 3 साल के लिए, ठीक है। ये 3 साल कहाँ से काउंट होंगे, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, आया समझ में ये, मतलब आपने जब लास्ट एंट्री करी है उस रजिस्टर में, वहां से आपको उसको 3 साल तक प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, बहुत ही छोटा सा पोर्शन कवर करा था यहाँ पे हमने, किसका, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का। हो गया ये क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या आ रहा है हमारे सामने, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में। अब देखो ये जो एक्ट है बेसिकली क्यों आया था, सिकनेस या फिर इंजरी, अगर जो भी एम्प्लॉयज है उनको अगर कुछ सिकनेस हो जाती है या फिर कुछ इंजरी हो जाती है, तो उस केस के लिए क्या करा उन्होंने, उनके इंश्योरेंस के लिए एक एक्ट बनाया है। अब बात करते हैं पहले किसकी, इसकी एप्लीकेबिलिटी की, कहाँ पे अप्लाई होगा ये, क्या हर फैक्ट्री पे अप्लाई होगा, नहीं, क्या बोला इन्होंने, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे क्या हो रहे हैं 10 और मोर पर्सन हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ईएसआई अप्लाई होगा, ठीक, ईएसआई एक्ट हमारा, तो ये यहाँ पे अप्लाई होगा। इसी के साथ इन्होंने और क्या कहा, कुछ सीलिंग लगा दी है। अब ये क्या सीलिंग लगाई यहाँ पे इन्होंने, ये एक्ट किन पे अप्लाई होगा, ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, मंथली वेजेस ड्रॉ कर रहे हैं 21,000 रुपए पर मंथ की, ठीक है, उन पे ईएसआई अप्लाई होगा। और अगर वो पर्सन कैसा है विद डिसेबिलिटी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 25,000 पर मंथ की लिमिट है। हो गया ये क्लियर। कहाँ पे अप्लाई होगा ये, ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पे 10 या उससे ज्यादा लोग हैं, और ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, मंथली वेजेस ड्रॉ कर रहे हैं 21,000 पर मंथ की, और अगर वो डिसेबल पर्सन है तो उस केस में 25,000 पर मंथ की। हुआ यहाँ तक क्लियर। चलो फिर उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या करा है, उन्होंने एक बॉडी बना के रखी है, ठीक है, बॉडी बनाई है मतलब जिम विम गए थे क्या, नहीं, यहाँ पे बॉडी से क्या मतलब है इनका, इन्होंने एक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम से एक बॉडी बना के रखी जो क्या करेगी, इस एक्ट की सारी चीजों को देखेगी, ठीक है। चलो अब आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो ईएसआई स्कीम है इसमें क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉय का जो भी इंश्योरेंस हो रहा है तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा, क्या सिर्फ एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रीब्यूट करना है, नहीं, यहाँ पे दोनों को कंट्रीब्यूट करने की रिक्वायरमेंट है। कौन दोनों को, एक तो एम्प्लॉयर और एक कौन है, एम्प्लॉय।
अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, जो ESI कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी रेट क्या है, 4% ऑफ द मंथली वेजेस, ठीक है, 4% ऑफ मंथली वेजेस बता के रखा है हमें। ठीक, अब ये 4% किस तरह से लेना है, तो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, जो एम्प्लॉयर है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 3.25%, और जो एम्प्लॉय है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.75%। मतलब अगर एम्प्लॉय को कितने मिल रहे हैं, 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो उसमें से 0.75% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा किसकी तरफ, टुवर्ड्स ESI। हुआ ये क्लियर, कितना है कंट्रीब्यूशन, टोटल बोला है 4%, एम्प्लॉयर कितना करेगा 3.25%, और एम्प्लॉय कितना करेगा 0.75%। आ गया ये समझ में, 3.25 और 0.75। चलो अब क्या बोल रहे हैं, ये एक्ट के क्या बेनिफिट्स है, मतलब यहाँ पे हमने डिस्कस तो करा था कि सिकनेस और इंजरी अगर हो रही है तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको ये बेनिफिट देते हैं। अब ये बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहली चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बेनिफिट्स में, आपको पीरियोडिकल पेमेंट मिलेगा, किस केस में, सिकनेस के केस में, ठीक है, अगर उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर ने क्या करा है, सर्टिफाई कर दिया है। मतलब क्या मैं अगर झूठ मूठ बोलूं कि मेरा सिर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, तो मुझे नहीं आना काम पे, चल जाएगा कैसे, नहीं। इस तरह के झूठ कब तक चलते थे, जब तक सुबह स्कूल जाना होता था, और ये रीजन कौन मानता था, सिर्फ हमारी मम्मी। मगर क्या ये रीजन एम्प्लॉयर मानेगा, क्या नहीं, वो कब मानेगा, जब आप क्या दिखाओगे उसको, सर्टिफिकेट बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अगला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पीरियोडिकल पेमेंट्स मिलेगा किसको, इंश्योर्ड वर्कमैन को, अगर क्या हो जाता है, कुछ भी मिसकैरेज हो जाता है, सिकनेस हो जाती है आउट ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मतलब ये किसके लिए, यहाँ पे विमेन्स के लिए बात कर रहे हैं, तो ये वाला बेनिफिट किसको मिल रहा है, विमेन्स को। चलो अगला क्या बोला उन्होंने, कोई भी इंश्योर्ड पर्सन जो क्या कर रहा है, डिसेबल्ड हो गया है एम्प्लॉयमेंट इंजरी के कारण, मतलब मान लीजिए वो फैक्ट्री में कुछ मशीन चला रहा था, उस मशीन को चलाते चलाते क्या हो गया, उसके हाथ पे चोट लग गई, और अब वो एक हाथ से काम नहीं कर सकता, उसको डिसेबिलिटी हो चुकी है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, उसको कुछ पीरियोडिकल पेमेंट मिलता रहेगा, ठीक है। अगला क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिकल पेमेंट टू डिपेंडेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, हो सकता हो मशीन चलाते चलाते वो पूरा ही निपट गया, तो अब इस केस में क्या होगा कि आत्मा तो लेने आएगी नहीं पैसे, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसके डिपेंडेंट्स को ये पीरियोडिकल पेमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगला क्या बोला उन्होंने, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस ऑन इंश्योर्ड पर्सन, और साथ में क्या बोल रहे हैं, पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस। क्या होते हैं ये फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जो क्रियाक्रम होता है, ठीक है, लास्ट राइट्स होते हैं, उसके जो खर्चे होते हैं वो भी क्या होंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में। फिर उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे एक इन्होंने कोड बनाया है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड। इस कोड में क्या होगा, मैटर्स डिसाइड होंगे किस चीज को लेके, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स और एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स, मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट्स वाले मैटर देखे जाएंगे, और जो भी क्लेम वाले मैटर्स हैं वो देखे जाएंगे। हुआ यहाँ तक क्लियर, तो ये इतना सा हमको बताया था किसके बारे में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बारे में। क्या समझा हमने स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बारे में, सबसे पहले अप्लाई कहाँ पे होगा ये, जहाँ पे 10 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। फिर कुछ इन्होंने लिमिट लगाई है क्या, तो हाँ, इन्होंने क्या बोला हमसे, जो मंथली वेजेस ड्रॉ कर रहे हैं अप टू 21,000 पर मंथ, और अगर पर्सन डिसेबल्ड है तो उस केस में कितना रहेगा, ये 25,000 पर मंथ, ठीक है। फिर कुछ कंट्रीब्यूशन की बात करी थी, कौन कौन कंट्रीब्यूट करना आएगा यहाँ पे, सबसे पहले आएगा एम्प्लॉयर, कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो 3.25%, और जो एम्प्लॉय है वो कितना करेगा 0.75%। हो गया ये क्लियर। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले एक्ट पे। अब क्या है हमारा अगला एक्ट, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, मतलब ये कौन सा हमारा पीएफ वाला एक्ट है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले ये देखते हैं एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे अप्लाई होगा और क्यों ये एक्ट आया था। चलो आया क्यों था ये एक्ट, पीएफ प्रोविडेंट फंड सुना है कभी, रिटायरमेंट के टाइम पे पीएफ का पैसा मिल जाता है, ऐसा सुना होगा कभी आपने। चलो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये जो एक्ट था क्यों आया था, इसका काम क्या था, इसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी किस तरीके से, मतलब मान लो कोई डिस्ट्रेस वाली पोजीशन में आ जाता है एम्प्लॉय, ठीक है, या फिर वो क्या है, जो भी उसकी फैमिली की या फिर सोशल ऑब्लिगेशन से उसको मीट आउट नहीं कर पा रहा, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा है पैसों की कमी के कारण, या फिर क्या बोल रहे हैं, ओल्ड एज में उसको प्रोटेक्शन चाहिए,
ठीक है, या फिर कोई डिसेबिलिटी है, या फिर अर्ली डेथ हो रही है ब्रेड विनर की। ब्रेड विनर से क्या मतलब है इनका, जो घर में कमा के लेके आता है, ठीक है, जो होलसेल अर्निंग पर्सन होता है फैमिली का, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में भी क्या हो जाता है, परिवार वालों को पीएफ का पैसा मिलता है। ठीक है, तो क्या बेसिक पर्पस है सैग को लाने का, यहाँ पे इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की। किस पे अप्लाई होगा ये पीएफ एक्ट, क्या हर फैक्ट्री पे लगा देंगे क्या पीएफ एक्ट अपन, नहीं। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे क्या है 20 और मोर पर्सन हैं। ठीक है, तो यहाँ कितनी लिमिट लगाई इन्होंने, 20 और मोर पर्सन की। 20 या उससे ज्यादा लोग हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, पीएफ एक्ट अप्लाई हो जाएगा। चलो और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो है अपार्ट फ्रॉम द प्रोविजन फॉर कंपल्सरी कवरेज, प्रोविजन ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर वॉलेंट्री कवरेज। मतलब यहाँ पे क्या बोला, एक्ट के हिसाब से ये एक्ट किधर लगेगा, जहाँ पे 20 या उससे ज्यादा लोग हैं। मान लो मैं एक फैक्ट्री चला रही हूँ, वहां पे 10 लोग हैं, ठीक है, 20 लोग नहीं है इधर, फिर भी मेरी इच्छा है कि मुझे क्या करना है, पीएफ एक्ट यहाँ पे मेरे उधर एप्लीकेबल करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास वॉलेंट्री कवरेज वाला ऑप्शन है। मतलब अगर मेरी 20 वाली लिमिट नहीं हो रही, फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी फैक्ट्री पे ये जो भी पीएफ एक्ट है उसको अप्लाई कर सकती हूँ। आगे समझ में ये, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने बताया कि प्रेजेंटली यहाँ क्या है, 3 स्कीम्स हैं जो कि ऑपरेशन में है। सबसे पहला क्या बोला, प्रोविडेंट फंड के लिए है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, और एक और क्या है, पेंशन स्कीम। क्या हमें ये सब पढ़ना है, नहीं, शुरू में ही हमने डिस्कस कर लिया था। हमें सिर्फ इन एक्ट्स का ओवरव्यू दिया है कि इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इनको लाने का मकसद क्या है। ठीक है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। जब हमने बात करी थी किसकी, इंश्योरेंस एक्ट वाले की, यहाँ पे हमने देखा था कंट्रीब्यूशन था 4% का। वैसे ही जब हम बात कर रहे हैं पीएफ एक्ट की, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोला है, कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट इसके लिए कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। हुआ ये क्लियर, चलो और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो भी ऐसा एम्प्लॉय है जिसको कितना मिल रहा है, अप टू 15,000, उसको क्या है, फंड का मेंबर बनना पड़ेगा, मतलब उसको प्रोविडेंट फंड का मेंबर बनना पड़ेगा। मान लो अगर 15,000 से ऊपर है तो फिर क्या बनने की जरूरत है, नहीं, उस केस में फिर आपको मेंबर नहीं बनना है। हुआ ये क्लियर, चलो तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है क्या, पीएफ एक्ट। अब क्या बोल रहे हैं हम, अब हमें देखना है बोनस एक्ट। बोनस का मतलब हम समझते हैं, क्या होता होगा बोनस, कभी कहीं सुना है, दिवाली बोनस मिलता है ना, कभी ऐसी कोई चीज सुनी है। चलो बोनस का मतलब क्या है, कुछ एक्स्ट्रा मिलना। ठीक, चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो फैक्ट्री है, सबसे पहले वही एप्लीकेबिलिटी देखनी है हमें, तो ये एक्ट कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे 20 या उससे ज्यादा लोग हैं। ठीक है, मतलब फिर से यहाँ क्या लिमिट आ गई है, 20 और मोर पर्सन। अब ये जो बोनस है इसका पेमेंट करना है, ये किसके बेसिस पे होगा, प्रॉफिट के बेसिस पे होगा, या फिर जो भी प्रोडक्शन का बेसिस है, प्रोडक्टिविटी है, उसके बेसिस पे क्या होगा, आपको बोनस का पेमेंट होगा। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहे हैं, अब इन्होंने कुछ बता के रखा है कि आपको कितना मिनिमम बोनस मिलना चाहिए और मैक्सिमम कितना मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं, मिनिमम जो है वो कितना देना है आपको, 8.33%। ठीक है, इतना आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम बोनस देना पड़ेगा। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, आप एक ईयर में 20% से ज्यादा बोनस नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितना बोल दिया इन्होंने, 20% इन अकाउंटिंग ईयर। हुआ ये क्लियर, क्या बोला यहाँ पे, मिनिमम कितना बोनस मिलेगा आपको, 8.33%, और मैक्सिमम कितना बता रहे हैं, 20% इन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में 20% से ज्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, अब और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ एलिजिबिलिटी लिमिट लगाई है इन्होंने। क्या बोला, द प्रेजेंट एलिजिबिलिटी लिमिट क्या है, 21,000 पर मंथ। मतलब जो लोग कैसे हैं, 21,000 पर मंथ तक की सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, उनको इस तरह से बोनस मिलेगा, उन पे ये एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, चलो अब क्या ये बोनस पे करने की कोई टाइम लिमिट है, क्या बोला यहाँ पे उन्होंने, विद इन 8 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर। आपका जो भी अकाउंटिंग ईयर है उसके खत्म होने के 8 महीने में आपको क्या करना है, बोनस पे करना पड़ेगा। हुआ ये क्लियर, चलो
अगला क्या बोल रहे हैं, डिसक्वालिफिकेशन फॉर बोनस, मतलब क्या कोई ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको बोनस नहीं देना है, वो डिसक्वालिफाइड है। तो कुछ उन्होंने ऐसा किया होगा, कुछ उनके कर्म कांड इस तरह के रहे होंगे जिसके चलते क्या हो रहा है, उनको बोनस नहीं मिल रहा है, वो उसके लिए डिसक्वालिफाइड है। सबसे पहली चीज क्या हो सकती है, वो हो सकता है उसने कुछ फ्रॉड करा हो, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, उसने कोई वायलेंट बिहेवियर दिखाया हो सकता है उसने जाके क्या करा होगा, अपने एम्प्लॉयर को चाटा मार के आ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, वायलेंट बिहेवियर है, इच्छा हो रही है मगर आपको उसको कंट्रोल करके रखना है, इस तरह का वायलेंट बिहेवियर आप वहाँ पे नहीं रख सकते हैं। अगला क्या बोल रहे हैं, थेफ्ट। थेफ्ट क्या होता है, उसने चोरी करी, मतलब या तो आपने धोखा दिया है, चोरी करी है, ठीक है, या फिर आपने अपना बिहेवियर अच्छा नहीं रखा है, तो उस केस में आपका जो बोनस है वो आपको नहीं मिलेगा, आप बोनस के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हुआ ये क्लियर? क्या देखा हमने, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कहाँ पे लगेगा ये, 20 और मोर पर्सन है। कौन से लोगों के लिए है ये, ऐसे लोग जो कितनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, 21,000 पर मंथ की। मिनिमम बोनस कितना बोला है, 8.33%, और मैक्सिमम वन अकाउंटिंग ईयर में आप कितना दे सकते हो, 20% ऑफ द सैलरी या फिर वेजेस। हुआ यहाँ तक क्लियर? चलो अब बढ़ रहे हैं अगले पे, जिसका नाम क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ठीक, चलो अब देखते हैं ग्रेचुइटी एक्ट में यहाँ पे क्या बता रहे हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं, सबसे पहले किस चीज की बात करी उन्होंने, कि किसके लिए है ये एक्ट। तो देखो एक एक करके इनको देखना चालू करते हैं। बोल रहे हैं एम्प्लॉयज एंगेज इन फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड्स या फिर प्लांटेशन पोस्ट, रेलवे कंपनीज, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, शॉप्स या फिर कोई भी अदर एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, कहाँ कहाँ बता दिया उन्होंने, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, प्लांटेशन है, पोर्ट्स हैं, रेलवे अथॉरिटीज है, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, शॉप्स है, या फिर कोई भी अदर एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पे क्या बोल रहे हैं, उसके एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होने के। ठीक है, अब ये एम्प्लॉयमेंट जो टर्मिनेट हो रहा है कैसे हो रहा है, आपके कंटिन्यूस 5 ईयर्स की सर्विस अगर आपने दी हो, नॉट लेस देन 5 ईयर्स बोला, मतलब एटलीस्ट आपने क्या करा हो, कंटिन्यूस 5 साल की सर्विस दी हो, फिर आप वहां पर उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, तब आप क्या रहेगा, ग्रेचुइटी के लिए एंटाइटल रहेंगे। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, आपने क्या करा हो, कंटिन्यूस 5 ईयर्स की सर्विस दी हो, मगर मान लो बीच में ही इंसान क्या हुआ, निपट गया, ठीक है, फाइल क्लोज हो गई उसकी, या फिर उसको क्या हो गया, कुछ डिसेबिलिटी हो गई, तो उस केस में क्या होगा, ये चीज अप्लाई नहीं होगी। मतलब यहाँ पे एक एक्सेप्शन देके रखा है कि जो 5 साल वाली बात बोली है, ये किस केस में नहीं अप्लाई होगी, अगर जो टर्मिनेशन हुआ है कैसे हुआ है, ड्यू टू डेथ या फिर डिसेबिलिटी। हो गया ये क्लियर? चलो अब हम डिटेल में देखते हैं कि सैक का कवरेज है क्या, मतलब ये एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी यहाँ पे, ये एक्ट कहाँ लगेगा, फैक्ट्रीज पे, माइंस पे, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट या फिर रेलवे कंपनीज। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखा हमने, यहाँ पे भी क्या लोगों की लिमिट लगाई है, हाँ यहाँ क्या बोला है, 10 और मोर पर्सन हो। ठीक है, जहां 10 या उससे ज्यादा लोग हैं वहां पे क्या होगा, ये एक्ट अप्लाई होगा, जो ग्रेचुइटी एक्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोला इन्होंने, एक बार अगर आपकी जो शॉप है या फिर एस्टैब्लिशमेंट है वो इस एक्ट के अंदर आ गई, मतलब ये एक्ट आपके ऊपर लग रहा है, तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, भले ही फिर आपके जो लोग हैं वो 10 से नीचे हो गए हों, तो भी उससे कोई मतलब नहीं है, अगर एक बार आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो फिर वो अप्लाई होगा। हुआ क्लियर ये? चलो यहाँ पे जब ये बात कर रहे हैं एम्प्लॉय की, तो उसमें अप्रेंटिस नहीं आएगा। अप्रेंटिस कौन होता है, ट्रेनी। ठीक है, तो ट्रेनी को उसमें नहीं काउंट करेंगे ये। अब क्या बोल रहे हैं, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब ये जो ग्रेचुइटी आपको मिलेगी किस तरह से मिलने वाली, तो क्या बोला उन्होंने, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, ग्रेचुइटी पे करेगा, किस रेट पे, रेट ऑफ 15 डेज वेजेस बेस्ड ऑन रेट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन। ठीक है, 15 डेज की वेजेस के रेट पे क्या करेगा, वो आपको ग्रेचुइटी पे करेगा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या चीज बोली, कि कोई भी जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको क्या मिल रहा है, जो भी अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी मिल रहा है वो 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या करा उन्होंने, एक सीलिंग लगा दी है कि 20 लाख से ज्यादा का ग्रेचुइटी अमाउंट नहीं मिलेगा। बढ़िया, चलो ये क्या देखा था हमने, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ठीक, कौन कौन सा एक्ट कवर होगा अभी हमारे, फैक्ट्रीज एक्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद मिनिमम वेजेस, फिर पेमेंट ऑफ वेजेस,
उसके बाद कौन सा करा हमने, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। फिर क्या था, स्टेट इंश्योरेंस के बाद हमने देखा पीएफ वाला एक्ट, फिर हमने क्या देखा, बोनस, उसके बाद हमने क्या देख लिया, ग्रेचुइटी। अब बढ़ते हैं आगे, क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। अब क्या चीज है ये एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, कभी हमने वर्ड सुना है कंपनसेशन, क्या होता है ये, कंपनसेशन का मतलब क्या होता होगा, कुछ कंपनसेट करना, मुआवजा देना। कभी सुना है ये कि सरकार क्या करती है, बाढ़ आ गई तो बाढ़ पीड़ितों को क्या करती है, मुआवजा देती, कंपनसेट करती है। सिमिलरली ये एक्ट भी क्या कर रहा है, कंपनसेशन दे रहा है। अब ये कंपनसेशन क्यों दे रहे होंगे, मुआवजा कब देने की नौबत आती है, जब कुछ बुरा हुआ होगा। एग्जैक्टली जब एम्प्लॉय के साथ में क्या हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। अब बुरे में क्या हो सकता है, या तो वो मर जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, उसको कुछ इंजरी हो जाएगी, ठीक है। वो काम कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसको क्या हुआ, कुछ इंजरी हो गई, या फिर वो मर जाता है। तो इस केस में क्या होगा, उस एम्प्लॉय को या फिर उसके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको कुछ कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। क्यों सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंपनसेट करेंगे अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है। चलो फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ इन्होंने लिमिट्स लगा के रखी हैं। क्या बोला, जो कंपनसेशन मिलेगा कितना कितना मिलेगा, अगर डेथ हो जाती तो उस केस में 1,20,000 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। अगर डिसेबलमेंट होता है, मतलब कुछ डिसेबिलिटी आ जाती तो उस केस में कितना मिलेगा, 1,40,000। फिर लास्ट क्या बोल रहे हैं, जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए कितने मिलेंगे आपको, 5,000 रुपए। मतलब जो भी आपके लास्ट, आपके नहीं, ऑब्वियसली जो भी एम्प्लॉय मरा है या जिसकी डेथ हुई है उसके लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए कितने मिलेंगे, 5,000 रुपीज। हुआ ये क्लियर। चलो पेनल्टी बताइए यहाँ पे, अगर आपने क्या करा है, पेनल्टी मतलब इस एक्ट का कुछ भी कॉन्ट्रवेंशन करा है तो पेनल्टी कितनी हो गई है अब, 50,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक की। पहले कितनी थी, 5,000, उसको चेंज करके क्या कर दिया इन्होंने, 50,000 से 1,00,000। हो गया ये क्लियर। छोटा सा एक्ट था, इसमें क्या बताया हमें, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट है। क्या है ये, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है, जो क्या करती है, इनेबल करती है एम्प्लॉय को कि अगर डेथ हो जाए या फिर क्या हो जाए, कुछ भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाए तो उस केस में क्या मिलेगा, उसको ये कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। कंपनसेशन कितना मिलेगा, डेथ के केस में 1,20,000, डिसेबलमेंट के केस में 1,40,000, और जो फ्यूनरल एक्सपेंस उसके लिए कितना फिक्स करा है, 5,000। हुआ ये क्लियर। चलो अब बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट पे, क्या है ये, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्या बोला है यहाँ पे अभी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होते होंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, जो लेबर्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपने यहाँ काम पे लगा के रखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में डील करी, अब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, आपको लेबर सप्लाई करने का काम करता है। चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो वर्कर्स हैं ये मिलियंस में है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये प्राइमरीली किस सेक्टर में एंगेज हैं, एग्रीकल्चर, फिर प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पोर्ट्स या फिर डॉक्स। पोर्ट्स या डॉक्स क्या होते हैं, जो शिप वाला एरिया रहता है, ठीक है। ऑयल फील्ड्स, फैक्ट्रीज, रेलवेज, शिपिंग, एयरलाइंस, रोड ट्रांसपोर्ट, मतलब हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले लिया उन्होंने, पानी के थ्रू, जमीन के थ्रू, हवा के थ्रू, और जो भी सब था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, हर जगह पे क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स मिलते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो एक्ट है आया क्यों था, टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ दीज वर्कर्स। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं ये परमानेंट तो नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे क्या हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे, मगर क्या बोल रहे हैं, एक एक्ट जरूरी है इनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है। चलो कहाँ पे लगेगा ये, इट अप्लाइज टू एवरी स्टैब्लिशमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे क्या है 20 और मोर वर्कमैन एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। जहाँ पे आपने क्या करें 20 या उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है, ठीक है। यहाँ कितनी लिमिट है, 20 और मोर पर्सन की। चलिए फिर क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एक्ट है किस पे अप्लाई होगा, गवर्नमेंट पे भी और लोकल अथॉरिटीज पे भी, ठीक है। फिर आगे क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे,
जो भी इंटरेस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का, उनको प्रोटेक्ट करना है। अभी किस टर्म्स की बात कर रहे हैं, क्या है ऐसा जो प्रोटेक्ट करना है हमें उनके लिए? तो सबसे पहली चीज क्या बोली, इन टर्म्स ऑफ वेजेस, ठीक है। फिर उनके आवर्स ऑफ वर्क, फिर क्या बोल रहे हैं, उनका वेलफेयर, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी। तो इन टर्म्स के हिसाब से आपको क्या करना है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है। क्या बस इतनी सुविधा देनी है? नहीं, कुछ और भी सुविधाएं देनी पड़ेगी आपको उनको। कैंटीन दो, रेस्ट रूम दो, फर्स्ट एड की फैसिलिटीज, साफ पीने का पानी। तो इस तरह की कुछ बेसिक आपको भी उनको जो भी सुविधाएं हैं वो भी सब देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे उन्होंने, कैन नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर। मतलब कुछ केस ऐसा है जहाँ पे क्या कर सकते, जो फैक्ट्री है या फिर जो भी स्टैब्लिशमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय नहीं कर सकती। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर्स आते हैं उनको वो नहीं रख सकती। कौन सा ऐसा केस है? तो दो केस बताए उन्होंने। सबसे पहला क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने ऑब्टेन नहीं करा है। मतलब अगर आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेबरर्स रखने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं कराया तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं रख सकते, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है, मगर आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था वो रिवोक हो चुका है। रिवोक हो गया मतलब उसको कैंसिल कर दिया गया है, तो उस केस में भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। हुआ ये क्लियर? ठीक है। मान लो कोई बंदा ऐसा है जो क्या है, ऑर्डर से खुश नहीं है। मतलब मान लो या तो उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आया, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन मिला, या फिर जो उसका रजिस्ट्रेशन था वो रिवोक हो गया या सस्पेंड हो गया। अगर इस केस में वो ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो क्या करे, विद इन 30 डेज अपील कर दे अपीलेट अथॉरिटी में, ठीक है। तो उसको 30 दिन का टाइम दिया हुआ है कि अगर वो ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर जो रिवोकेशन या फिर सस्पेंशन हुआ है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो विद इन 30 डेज क्या करे, वो उसकी अपील कर दे। हुआ ये क्लियर? चलो, तो इसी के साथ क्या खत्म हुआ हमारा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। चलो बढ़ते हैं आगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्या, ट्रेड यूनियंस एक्ट। अब क्या है इसमें, ट्रेड यूनियंस एक्ट। कभी आपने देखी है ट्रेड यूनियन, मतलब ये क्या होती है, यूनियन बनती है। एक पुरानी मूवी आई थी अनिल कपूर की और श्रीदेवी की, वहां पे क्या था, वो उन्होंने एक मजदूरों की यूनियन बना के रखी थी, जिसका नेता कौन था, वो अनिल कपूर था। तो ये क्या रहती है, ट्रेड यूनियंस बनती हैं। चलो अब क्या बोल रहे हैं, ये जो एक्ट है किससे डील करने वाला है, ये जो ट्रेड यूनियंस है इनके रजिस्ट्रेशन से, फिर जो ट्रेड यूनियन के राइट्स हैं, इनकी लाइबिलिटीज हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब आपने यूनियन तो बना ली है मगर उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, उसके कुछ राइट्स होंगे और कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगे। तो ये सारी चीजें क्या करी यहाँ पे एक्ट में देखी गई है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो ट्रेड यूनियन है उसको समझाया उन्होंने, क्या है ये, एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है। हो सकता है आपने टेम्पररी बेसिस पे यूनियन बनाई हो या फिर ये परमानेंट भी बना के रखी हो। किस पर्पस के लिए है ये, रेगुलेटिंग रिलेशंस बिटवीन, सबसे पहले क्या बोला, वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच के रिलेशन, या फिर वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच के रिलेशन, या फिर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच का रिलेशन। मतलब या तो क्या कर रहे हैं ये, वर्कमैन और एम्प्लॉयर मतलब मालिक और कर्मचारी का रिलेशन, या फिर कर्मचारी कर्मचारी का आपस में रिलेशन, और क्या बोल रहे हैं, मालिक मालिक का आपस का रिलेशन। तो इसके हिसाब से क्या है, ट्रेड यूनियन ये सारी चीजों को रेगुलेट करती है, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे हमें, रजिस्ट्रेशन का हमने देख लिया कि जो ट्रेड यूनियन है इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में देखा जाएगा, राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज को भी देखा जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, यहाँ क्या बोल रहे हैं ये, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज तो क्या बोली, सेक्शन 4 बोलता है कि एनी 7 और मोर पर्संस ऑफ अ ट्रेड यूनियन मे बी सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन बाय अदरवाइज कंप्लाइंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब अगर आपने जो ट्रेड यूनियन बनाई है इसका रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, मिनिमम 7 लोग ऐसे हो जिन्होंने क्या करा हो, अपना नाम सब्सक्राइब करा हो, ठीक है। मतलब ट्रेड यूनियन में मिनिमम कितने चाहिए ना, 7 मेंबर्स तो चाहिए चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो ट्रेड यूनियन है वर्कमैन की, उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, कब तक, जब तक वहां पे क्या हो जाए, एटलीस्ट, है ना। मतलब मिनिमम कितने हो, 10% और 100 वर्कमैन।
10% किसका है यहाँ पे, ये 10% ही किसका बोल रहे हैं, देखो इधर क्या लिखा है, एटलीस्ट 10% और 100 ऑफ द वर्कमैन विच एवर इज लेस। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आपको ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 10% हो या फिर 100 वर्कमैन होने चाहिए, तभी जाके क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आप ट्रेड यूनियन का। ठीक है, चलो फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पर हमें, ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब ये जो इतनी देर से रजिस्ट्रेशन की बातें कर रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने कैसे, तो क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 5 जो है क्या बताता है, जो आप एप्लीकेशन दे रहे हो, ठीक है, इस एप्लीकेशन के साथ में आपको क्या करना है, रूल्स की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये जो ट्रेड यूनियंस के रूल्स रहेंगे उसकी एक कॉपी भी आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, जो भी ये ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं इनका नाम, पता और ऑक्यूपेशन ये भी आपको बताना पड़ेगा। जिस प्लेस ऑफ वर्क पे काम कर रहे हैं उधर का भी नाम और पता बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आपको ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी आपकी जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है उसके साथ में। हुआ ये क्लियर? चलो एक और चीज क्या बोली इधर इन्होंने, कि मान लो जो आपकी ट्रेड यूनियन है, ठीक है, उसको एग्जिस्टेंस में आके कितने हो गए, मोर देन 1 ईयर बिफोर मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। मतलब मान लीजिए आपकी ट्रेड यूनियन बनी हुई थी, 1 साल पहले से बनी हुई थी, मगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। अब क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए आपकी 2 साल से ट्रेड यूनियन बनी हुई थी, अब फाइनली आप उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, आपको एप्लीकेशन के साथ में क्या देना पड़ेगा, जनरल स्टेटमेंट देना पड़ेगा असेट्स एंड लाइबिलिटीज का। आया समझ में, मतलब एक और एडिशन हो गया यहाँ पे, एप्लीकेशन आप दे रहे हैं, साथ में आप रूल्स की कॉपी लगा रहे हैं, और एक और चीज क्या जोड़ दी इधर इस केस में इन्होंने, असेट्स एंड लाइबिलिटीज का स्टेटमेंट। ठीक है, ये कब अप्लाई होगा, जब आपकी ट्रेड यूनियन 1 साल से ज्यादा के लिए एग्जिस्टेंस में थी और वो अब जाके क्या कर रही है, आपका रजिस्ट्रेशन करा रही है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब ये जो एप्लीकेशन है किसके पास गई, किसको भेजी थी हमने ये एप्लीकेशन, ये हमने भेजी थी रजिस्ट्रार को। ठीक है, तो रजिस्ट्रार के पास में ये एप्लीकेशन आई होगी। अब क्या बोल रहे हैं, ये रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, या तो आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाई हो जाए या फिर हम उसे किसी और तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जैसे ही रजिस्ट्रार क्या होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो उस केस में क्या करेगा, वो जो आपकी ट्रेड यूनियन है उसका नाम लिख देगा कहाँ पे, रजिस्टर में। ठीक है, कोरा कागज था रजिस्टर का, वहां पे क्या करेंगे, आपकी ट्रेड यूनियन का नाम दर्ज कर देंगे और साथ ही में क्या करेंगे, इशू करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हुआ ये क्लियर? ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा कि आपकी जो ट्रेड यूनियन है वो एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब अगर आपको ये जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बनानी है तो उस केस में क्या बोल रहे हैं, जो भी ट्रेड यूनियन है उसको रजिस्टर करा रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले वो क्या होगी, एक बॉडी कॉर्पोरेट हो। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हो, परपेचुअल सक्सेशन हो वहां पे, कॉमन सील हो, और क्या बोल रहे हो, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हो अपने नाम पे या कॉन्ट्रैक्ट करती है अपने नाम पे, और अपने ही नाम पे केस कर सकती है और उसके ऊपर केस हो भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया इन्होंने, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कुछ केस ऐसे भी हैं जहाँ पे क्या होगा, आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया अपनी ट्रेड यूनियन का वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या बोला, अगर आपने सर्टिफिकेट कैसे लिया था, फ्रॉड या फिर मिस्टेक से, मतलब आपने धोखाधड़ी करके ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया था, या फिर क्या हुआ, ये जो सर्टिफिकेट था गलती से दे दिया गया था आपको, मतलब जो आपकी ट्रेड यूनियन थी या तो वो धोखे से रजिस्टर हुई थी या फिर गलती से रजिस्टर हुई थी, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जा सकता है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन है, अगर उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर रिक्वायर्ड हैं वो कम हो जाते हैं उससे, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या हमने ऊपर देखा था कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या बोला था, 7 मेंबर्स होने चाहिए, और उसके अलावा क्या बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उस केस में मिनिमम 10% या फिर 100 वर्कमैन होने चाहिए उसके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, ये 10% या फिर 100 वर्कमैन में क्या बोला था, विच एवर इज लेस।
विच एवर इज लेस मतलब मान लो 10% मेरा आ रहा है, कितना 20 लोग हो रहे हैं मेरे, ठीक है, और यहाँ पे 100 वर्कमैन बोला है, तो 20 या 100 विच एवर इज लेस मतलब कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 20 लोग मिलके जाके क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ट्रेड यूनियन का। हुआ ये क्लियर? चलो इसी के साथ हमारा क्या खत्म हो गया, ये ट्रेड यूनियंस एक्ट हो गया खत्म। नहीं, एक टॉपिक रह गया था, क्या है वो, रिटर्न्स। क्या है ये रिटर्न्स? लौट के आ रहा है कुछ नहीं, यहाँ पे रिटर्न की बात क्या हो रही है, जो रिटर्न फाइल होते हैं वो। चलो क्या बोला यहाँ पे, सेक्शन नंबर 28 है, क्या बोल रहा है कि जो भी मतलब आपके रिटर्न्स है, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, पहली चीज तो क्या बोली, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, और साथ में क्या बोल रहे हैं, असेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक, तो आपको क्या करना है, एनुअली रिटर्न भरना है। रिटर्न में क्या जाना है आपका, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर और असेट्स एंड लाइबिलिटी, कब तक की, एग्जिस्टिंग ऑन 31st डे ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो ये कब की देखेंगे हम, 31st डे ऑफ दिसंबर की। ठीक है, कब की देखने वाले हम ये, 31st डे ऑफ दिसंबर के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, एनुअली रजिस्ट्रार के पास में ये फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, किसके पास जाएगा ये रिटर्न, जो रजिस्ट्रार है उसके पास। ठीक है, चलो हो गया ये क्लियर। तो इसी के साथ हमारा क्या खत्म हुआ है यहाँ पे, ये ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। चलो बढ़े आगे। अब अगला एक्ट जो हम देखने वाले वो क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मतलब ये किसके लिए होगा, महिलाओं के लिए है, विमेन्स के लिए एक्ट बना है। तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी हम देखेंगे तो क्या उसमें मेरा डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा कि वहां पे कितनी महिलाएं काम कर रही हैं। चलिए क्या बोल रहे हैं हम, अगला देख रहे हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन फैक्ट्रीज, माइंस, सर्कस, प्लांटेशन यूनिट्स, शॉप या फिर अदर एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे क्या है 10 और मोर पर्सन हैं। यहाँ पे कितनी लिमिट बोल दी, 10 और मोर की। चलिए क्या बोला यहाँ पे मैंने, अब देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, क्या रेगुलेट कर रहा है ये, विमेन्स का एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब ऐसी फैक्ट्रीज, माइन, सर्कस इंडस्ट्री या फिर कोई भी शॉप एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे क्या हो रहा है, विमेन्स एम्प्लॉयड हैं, कितनी 10 या उससे ज्यादा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाई होगा। अब देखो मैटरनिटी बेनिफिट में एक्चुअली उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, इट प्रोवाइड्स फॉर मैटरनिटी लीव। सबसे पहले क्या बोला, मैटरनिटी लीव मिलेगी, फिर क्या होगा, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेगा विमेन वर्कर्स को। फिर आगे क्या बोल रहे हैं ये, ऑन अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब क्या हर महिला को दे रहे हैं क्या, नहीं, जो महिलाएं क्या हैं प्रेग्नेंट हैं उनको क्या मिलेगा, मैटरनिटी लीव मिलेगी या फिर कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आगे क्या बोल रहे हैं, services of women cannot be terminated during the period of her absence on account of pregnancy। मतलब क्या बोला, जब वो women क्या है प्रेग्नेंट है और अपनी मैटरनिटी लीव पे है, उस दौरान आप क्या उसको नौकरी से निकाल सकते हैं क्या, नहीं। मगर मान लो उसने क्या करा, कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया, कोई चोरी चकारी कर ली, तो उस केस में क्या करेंगे फिर, तब तो आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्ट में भी क्या करा है, एक्सेप्शन देके रखा है। क्या बोला, अगर उसने कुछ मिसकंडक्ट करा है तो उस केस में आप उसको आपके उसके प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम पे भी टर्मिनेट कर सकते हैं। आया समझ में ये। चलिए अब ये जो बेनिफिट मिल रहा है ये कितने टाइम के लिए है, ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या बोले यहाँ पे, जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलना है, कितना मिलेगा, ये प्रेग्नेंट वुमेन को मिलेगा 26 वीक्स के लिए। ठीक है, और अप टू 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 बच्चों तक के लिए ही मिलेगा ये। दूसरे बच्चे तक के लिए आपको क्या मिलने वाला है, 26 वीक का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 26 वीक्स का बेनिफिट मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पेड मैटरनिटी बेनिफिट है, मतलब आप घर बैठे हैं फिर भी आपको क्या होगा, आपकी तनख्वाह में से एक भी पैसा नहीं कटेगा। ये क्या है, आपका पेड मैटरनिटी बेनिफिट है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं,
ये बात तो ही 2 बच्चे की, अब तीसरा बच्चा और हो तो फिर क्या होगा उस केस में? तो देखो यहाँ क्या बोला उन्होंने, अगर मोर देन 2 चिल्ड्रन है, मतलब कि यहाँ पे तीसरे बच्चे से गिनती चालू हो रही है, तो जो तीसरे नंबर वाला है वो हो रहा है, या फिर क्या है, बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे थे, ठीक है, मतलब वो जो वुमेन थी उसने क्या करा, बच्चे को अडॉप्ट करा है, या फिर वो क्या है उसका तीसरे नंबर या फिर उससे ज्यादा नंबर वाला चाइल्ड है, तो उस केस में क्या होगा, उसको 12 वीक्स का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सरकार का कहना क्या है, 2 बच्चे तक हम क्या करेंगे, 26 वीक का देंगे मेटर्निटी बेनिफिट, और दूसरे बच्चे के बाद से क्या होगा, ये बेनिफिट 12 वीक्स का हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, ये बेनिफिट जो मिल रहा है वो तो ठीक है, इसके साथ में और क्या दे रहे हैं आपको, वो मेडिकल बोनस भी मिलेगा, और साथ में क्रैश की फैसिलिटी मिलेगी 50 और मोर एम्प्लॉयज हो तो, ठीक है। ये इस एक्ट में एक अमेंडमेंट डाला था, उसके थ्रू बोला है कि क्रैश की फैसिलिटी देनी है जहाँ पे 50 और मोर एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। आ गया ये समझ में? तो यहाँ पे हमारा खत्म क्या होता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। किसके लिए आया था ये एक्ट? ऐसी वुमेन्स जो कहाँ काम कर रही हैं, फैक्ट्रीज में, माइंस में, सर्कस इंडस्ट्री, या फिर कोई भी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट्स में, और उनको क्या होता है, वो प्रेगनेंसी के दौरान में जो भी बेनिफिट्स देने हैं, तो इसको कौन रेगुलेट करेगा? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है। आ गया समझ में ये? चलो बढ़ते हैं आगे। अगला एक्ट हमारा क्या है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। बहुत ही बड़ा नाम हो गया इसका। चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर मतलब ऐसे लेबर्स जो क्या है, बच्चे हैं, ठीक है, और क्या है, एडोलेसेंट। अब ये एडोलेसेंट क्या होता होगा, कभी सुना है ये वर्ड एडोलेसेंट? देखो चाइल्ड तो हम समझते हैं बच्चा है, ठीक, बड़ा कौन होता है, 18+ वाला। अब ये जो बीच का पीरियड आता है, मतलब ये जो आप 14 से 17 ईयर्स की एज में होते हो, तब आप ना तो बच्चे होते हैं और ना ही आप बड़े हुए होते हैं, आप ना जाने कौन से ही दौर से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस दौर को क्या नाम दिया गया है, एडोलेसेंट, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये जो आपने लेबर रखे फैक्ट्री में, ठीक, जो क्या है, या तो वो चाइल्ड है या फिर एडोलेसेंट है, तो इसके रेगुलेशन के लिए क्या करा है, एक एक्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोली, चिल्ड्रन को कोई भी ऑक्यूपेशन पे आप नहीं रख सकते, मतलब ये सीधे सीधे प्रोहिबिट करके रखा है, प्रोहिबिट्स द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल ऑक्यूपेशन, मतलब आप बच्चे से कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। बच्चा यहाँ पे कौन होगा, 13 साल तक वाला, क्योंकि 14 साल से तो वो क्या हो जाएगा, अडोलेसेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो चिल्ड्रन के लिए सारे ही ऑक्यूपेशन मना कर दिए, और जो अडोलेसेंट है उसके लिए क्या बोला, हजार्डस ऑक्यूपेशन पे आप उसको काम करने के लिए नहीं लगा सकते। हुआ ये क्लियर? चिल्ड्रन कोई भी ऑक्यूपेशन पे नहीं कर सकता काम, वो प्रोहिबिटेड है, और जो अडोलेसेंस है वो हजार्डस ऑक्यूपेशंस के लिए प्रोहिबिटेड है, आप उससे हजार्डस ऑक्यूपेशन नहीं करा सकते हैं। हुआ ये क्लियर? चलो बड़े आगे। अब अगला क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। अब देखो सेक्शन नंबर 3 है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड। क्या बोला यहाँ पे उसने, नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क एक्सेप्ट, मतलब कुछ एक्सेप्शन आया, मतलब कुछ ऐसा केस है जहाँ पे चाइल्ड भी काम कर सकता है, ठीक है, वहां पे उसको भी वर्क करने की परमिशन मिली है। ऊपर क्या बोला हमें, ये एक्ट क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है कि आप चाइल्ड को किसी भी ऑक्यूपेशन पे नहीं लगा सकते, कुछ भी उससे काम नहीं करा सकते। मगर अब ये नीचे क्या बोल रहा है कि कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे क्या है, ये चाइल्ड काम कर सकता है। सबसे पहली चीज, अगर ये क्या कर रहा है, ये जो बच्चा था ये अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा है या फिर अपनी फैमिली एंटरप्राइज की हेल्प कर रहा है, वो भी कब, आफ्टर स्कूल आवर्स और ड्यूरिंग वेकेशंस, मतलब ये जो बच्चा था क्या कर रहा है, अपना फैमिली बिजनेस में काम करा रहा है, या अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा है, मगर कब, उसके स्कूल आवर्स के बाद में, या फिर जब उसकी छुट्टियां लगती है वो तब वो ये काम कर रहा है, तो उस केस में क्या बोल रहे हैं, ये चीज अलाउड है, ठीक है। मगर अब एक चीज समझने की ये आती है कि फैमिली से इनका क्या मतलब है, ठीक है। हो सकता हो बच्चे का क्या है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, वो लड़के लड़के होंगे आपस में बोलते तू तो मेरा भाई है यार। अब भाई है तो क्या वो एक्चुअल में भाई बन गया है क्या, नहीं है, तो वो दोस्त ही, फैमिली तो नहीं बना है वो, ठीक है। बोलते हैं जरूर ऐसा कि फैमिली, और कुछ लोग फैमिली से बढ़ के होते हैं, मगर वो फैमिली नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी फैमिली की डेफिनेशन पहले हम समझते हैं क्या है। तो फैमिली की डेफिनेशन क्या बताई है यहाँ पे, फैमिली इन रिलेशन टू अ चाइल्ड, मतलब एक चाइल्ड के रिलेशन में फैमिली का मतलब क्या है, उस जो चाइल्ड है वो
ठीक है, ये जो चाइल्ड है ये इसकी मम्मी, इसके पापा, ठीक है, इसके मम्मी पापा हो गए, इसका भाई और इसकी बहन, ये भाई बहन हो गए। मतलब एक बच्चा है, चलो उसको क्या नाम दिया अपन ने, चिंटू, ठीक है, ये चिंटू बच्चा था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये चिंटू, अब इसकी फैमिली कौन हो गई, इसकी मम्मी, इसके पापा, इसके ब्रदर और इसकी सिस्टर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, और कौन कौन है जो उसकी फैमिली में काउंट होगा। अगला क्या बोला उन्होंने, ये जो चिंटू की मम्मी है, ठीक है, तो चिंटू की मम्मी की जो बहन है कौन हुई, इसकी मासी, और ये जो चिंटू की मम्मी के भाई हैं कौन हो गए, इसके मामा। ये भी क्या है, चिंटू की फैमिली कहलाएंगे। मतलब ये चिंटू चाहे तो क्या कर सकता है, मासी के जाके भी काम में हेल्प करा सकता है आफ्टर स्कूल आवर्स या फिर वेकेशंस में, और अपने मामा के यहाँ भी जाके काम में हेल्प करा सकता है। ये तो हो गया मम्मी पक्ष। अब बात करते हैं किसकी, पापा वाली साइड की, ठीक है। मतलब ये जो चिंटू के पापा हैं, चिंटू के पापा की बहन कौन हो गई, ये चिंटू की बुआ, ठीक है, और चिंटू के पापा के भाई, मतलब ये कौन हो गए, ये हो गए उसके चाचा या फिर ताऊ या बड़े पापा, जो भी आप बोल दो, ठीक है। ये भी क्या होंगे, चिंटू की फैमिली में ही काउंट किए जाएंगे। मतलब यहाँ क्या बोला, फैमिली क्या है, इन रिलेशन टू अ चाइल्ड, उसकी मदर, उसके फादर, उसकी ब्रदर सिस्टर, उसके फादर्स के सिस्टर एंड ब्रदर और उसकी मदर के सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। तो ये सब क्या है, फैमिली। तो अब हम ये पॉइंट समझ सकते हैं, क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, अगर अपनी फैमिली की या फैमिली एंटरप्राइज की हेल्प कर रहा है, मतलब अपने मम्मी पापा भाई बहन मासी मामा बुआ चाचा ताऊ वगैरह इनमें से किसी का भी जाके काम में हेल्प कर रहा है, कब, आफ्टर स्कूल आवर्स, ठीक है। क्या चीज याद रखने की है, आफ्टर स्कूल आवर्स और ड्यूरिंग वेकेशंस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो ये कर सकता है, ये चीज अलाउड है, ठीक है। अगली चीज क्या बोला, एक केस और है जहाँ पे क्या है, बच्चे काम कर सकते हैं। वो कौन सा केस है, जब वो बच्चा क्या कर रहा है, एज अ आर्टिस्ट काम कर रहा है, ठीक है। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। आर्टिस्ट क्या बोला उन्होंने, अ चाइल्ड हु परफॉर्म्स और प्रैक्टिसेस एनी वर्क एज अ हॉबी और प्रोफेशन डायरेक्टली इन्वॉल्विंग हिम एज अ एक्टर सिंगर स्पोर्ट्स पर्सन या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी हो, किससे, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। मतलब ये कौन सा हो गया, टैलेंटेड बच्चा हो गया। मान लीजिए क्या है, आपका बच्चा टैलेंटेड निकले तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आर्टिस्ट बोल सकते हैं। जैसे वो क्या कर रहा है, हॉबी या प्रोफेशन है उसका, वो गाना गाता है, एक्टिंग करता है, डांस करता है या फिर वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, तो उस केस में क्या होता है, वो आर्टिस्ट कहलाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर बच्चा क्या कर रहा है, एज अ आर्टिस्ट काम कर रहा है ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। ऑडियो विजुअल मतलब सुनने का और देखने का, ठीक है। ऐसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, इंक्लूडिंग क्या क्या बोल दिया यहाँ पे, किसी एडवर्टाइजमेंट में काम कर रहा है, किसी फिल्म में काम कर रहा है, कोई टीवी सीरियल है, तो इस तरह से, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, एक्सेप्ट क्या बोला, सर्कस। सर्कस में अलाउड नहीं है, ठीक है। आप उससे एडवर्टाइजमेंट करा लो, फिल्म करवा लो, टेलीविजन सीरियल करा लो, किसी भी तरह के जमाने की कुछ भी चीजें करवा लो ये, मगर क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्ट सर्कस, सर्कस में नहीं कराना है, ठीक है। और सब्जेक्ट टू क्या है, सच कंडीशंस एंड सेफ्टी मेजर्स, ये जहाँ पे काम कर रहा है वहां पे इसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, तो फिर इस केस में क्या है, अलाउड है, आप बच्चे से काम करा सकते हैं। हो गया ये क्लियर, चलो। क्या बोला मैं एक्ट में सबसे पहले, कि जो चाइल्ड है वो कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता, उस पर काम नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड है। मगर सेक्शन 3 ने क्या बोला फिर, कि कुछ केस ऐसे हैं, कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे क्या है, चाइल्ड को परमिशन मिली है कि वो काम कर सकता है, ठीक है। सबसे पहला क्या बोला इन्होंने, वो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा है आफ्टर स्कूल आवर्स या फिर ड्यूरिंग वेकेशन, या फिर क्या बोला, वो आर्टिस्ट की तरह काम कर रहा है ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। एक्टर सिंगर टीवी सीरियल एडवर्टाइजमेंट वगैरह इस तरह से काम कर रहा है। चलिए, इसी के साथ हमने देख ली थी डेफिनेशंस। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने बात करी पूरी चाइल्ड के लिए, अब बात करते हैं किसकी, एडोलेसेंस की। क्या बोला यहाँ पे, एडोलेसेंस जो है, क्या एज थी इनकी, 14 to 17 ईयर्स वाले हैं। क्या मना करा है, ये हजार्डस ऑक्यूपेशन में इनसे काम नहीं करा सकते, ठीक।
अब क्या बोल रहे हैं, ये हजार्डस ऑक्यूपेशन आखिर है क्या, कैसे माना जाए कि वो डेंजरस है। तो क्या बोला है यहाँ पे, शेड्यूल में बता के रखा है कि क्या चीज हजार्डस है। सबसे पहले जो अडोलेसेंट है उससे आप माइंस में काम नहीं करा सकते। माइंस क्या होती हैं, खदानें होती हैं, ठीक है। तो खदान में आप क्या एडोलेसेंट से काम करा सकते हैं क्या, नहीं। फिर क्या बोला, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और एक्सप्लोजिव्स, मतलब आपकी जो फैक्ट्री है वो ऐसी है कि वहां पे क्या हो रहे हैं, कुछ भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है, मतलब ऐसे सब्सटेंस है जो इजीली आग पकड़ सकते हैं या फिर वो एक्सप्लोड हो सकते हैं, ठीक है, धमाका हो सकता है। तो ऐसी डेंजरस जगह पे आप अडोलेसेंट से काम नहीं कराएंगे, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, कि जो फैक्ट्री वहां पे क्या होता है, हजार्डस प्रोसेस होते हैं। तो ऐसी कोई फैक्ट्री जहाँ पे कुछ खतरनाक प्रोसेस से काम हो रहा है तो वहां पे भी अडोलेसेंट से काम नहीं करा सकते। हो गया ये क्लियर, बढ़े आगे। चलो, अब बच्चों की जब बात हो रही है तो बच्चों से क्या अपन पूरा दिन काम कराएंगे क्या, नहीं। जब इन्होंने बोल ही दिया कि वो आफ्टर स्कूल आवर्स काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा दिन तो काम नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क कितना है उसके लिए, ठीक है, कितना टाइम अलाउड है बच्चे से काम कराना। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, 3 आवर्स, ठीक है, मतलब मैक्सिमम पीरियड कितना बोल रहे हैं, 3 घंटे से ज्यादा आप उससे काम नहीं करा सकते, ठीक है। 3 घंटे काम कराया है, उसके बाद अगर और काम करा रहे हो तो फिर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे का ब्रेक उसको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 3 घंटा काम करा लिया एक स्ट्रेच में, उसके बाद उसको पहले 1 घंटे का ब्रेक दो, फिर उससे वापस से आप और काम कराओ, ठीक। मगर क्या बोला, ये जो उसके वर्किंग आवर्स हैं प्लस जो उसका ये ब्रेक वाला आवर था, ये मिला के भी 6 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हुआ ये क्लियर, क्या बोला, 3 घंटा आप मैक्सिमम उससे काम करा सकते हो, उसके बाद क्या करना है, 1 घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा, फिर वापस से काम करा लो, मगर 6 घंटे से ज्यादा नहीं करा सकते। आ गया समझ में। फिर कुछ और छोटी छोटी चीजें बोली हैं क्या, कि जो भी एडोलेसेंट है, शाम को 7 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आप उससे कोई भी काम नहीं कराएंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, ओवर टाइम वर्किंग वो नहीं करेगा और एक से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट में वो काम नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए एक इस्टेब्लिशमेंट में वो 3 घंटे काम करके गया और फिर आपने क्या करा, उसको अपनी कोई दूसरी इस्टेब्लिशमेंट में भेज दिया, अब क्या फिर से उसके 3 घंटे काउंट करवाओगे क्या, नहीं। इसलिए सीधे सीधे क्या बोल दिया, एक से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट में एक दिन में वो काम नहीं कर सकता। हुआ ये क्लियर। चलो, फिर बात कर रहे हैं किसकी, वीकली हॉलीडेज की। अब ये क्या बोल रहे हैं, बच्चा यार उसको छुट्टी की जरूरत है, तो क्या बोला इन्होंने, उसको हर हफ्ते आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन की छुट्टी तो देनी पड़ेगी। आया ये। चलो, अगला क्या बोल रहे हैं, नोटिस टू इंस्पेक्टर। अब क्या बोल रहे हैं, कुछ रिटर्न नोटिस आपको देना पड़ेगा, किसको, इंस्पेक्टर को। अब इस नोटिस में क्या जाएगा, तो सबसे पहले तो क्या बताना है आपको यहाँ पे, एस्टैब्लिशमेंट का नाम और पता, ठीक है। फिर इस एस्टैब्लिशमेंट को जो मैनेज कर रहा है उसका नाम, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, एड्रेस टू विच कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट शुड बी सेंड, मतलब ये जो अगर कुछ कम्युनिकेट करना हो तो किस एड्रेस पे भेजना है। फिर यहाँ पे किस नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन या प्रोसेस का काम होता है। ये सब क्यों बताना है, ये आपको तब बताना है जब आप क्या कर रहे हो, किसी भी एडोलेसेंट को अपना काम करा रहे हो। क्या बोला है यहाँ पे, एवरी ऑक्यूपायर, क्या करना है उसको, हु एम्प्लॉयज और परमिट्स टू वर्क एनी एडोलेसेंट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज एम्प्लॉयमेंट के ये इंस्पेक्टर को नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक ऑक्यूपायर है। ऑक्यूपायर कौन होता है, हमने देखा था फैक्ट्रीज एक्ट में, ऑक्यूपायर मतलब वो जिसको क्या है, फैक्ट्री संभालने का, फैक्ट्री का जो भी पूरा मैनेजमेंट है, पूरा अफेयर्स कंट्रोल करने का काम उसको देके रखा हुआ है। तो ये ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी क्या है, अगर ये क्या कर रहा है, एडोलेसेंट को अपने काम पे रख रहा है, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, इसको विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। किसको देगा ये, इंस्पेक्टर को, ठीक है। जो भी लोकल लिमिट्स का इंस्पेक्टर होगा उसको ये नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस के कंटेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है। आ गया समझ में, क्या करा था उन्होंने, जो ऑक्यूपायर था, ठीक है, किसको नोटिस दे रहा है, इंस्पेक्टर को। 30 दिन में देगा, कब से, जब से एडोलेसेंट को एम्प्लॉयमेंट में रखा है। हुआ ये क्लियर। आगे क्या बोल रहे हैं ये, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर में क्या बात हो रही है, यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, आपको रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने,
एवरी ऑक्यूपायर, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एडोलेसेंट एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एस्टेब्लिशमेंट, उसको क्या करना है, अगर ऑक्यूपायर क्या कर रहा है, किसी एडोलेसेंट को अपने यहाँ काम पे रख रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसमें वो क्या लिखेगा, उस एडोलेसेंट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहे हैं, कितने घंटे वो काम कर रहा है और उसका पीरियड ऑफ वर्क क्या रहता है, ठीक है, और साथ में उसको कितने इंटरवल्स ऑफ रेस्ट मिलते हैं। ये सारी चीज आपको वहां लिखनी पड़ेगी, और भी अगर कुछ पर्टिकुलर से जो प्रिस्क्राइब करे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, जो ऑक्यूपायर है वो क्या करेगा, रजिस्टर मेंटेन करेगा। हुआ ये क्लियर? फिर आगे क्या बोला इन्होंने, डिस्प्ले ऑफ नोटिस कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 3A और 14, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको लोकल लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में सेक्शन 3A और 14 के एब्स्ट्रैक्ट को लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं पेनल्टीज की। पेनल्टीज में क्या बोल रहे हैं, अगर आपने क्या करा है, किसी बच्चे को काम पे रखा है, ठीक है, इस एक्ट के प्रोविजंस का कॉन्ट्रवेंशन करते हुए, मतलब एक्ट में जो लिखा गया था आप उस चीज का उल्लंघन करते हुए क्या कर रहे हो, किसी चाइल्ड को काम पे रख रहे हो, तो उस केस में आपके ऊपर कितनी पेनल्टी आएगी। सबसे पहले तो 25,000 से लेके 50,000 तक का तो फाइन हो सकता है, या फिर है ना, और 6 मंथ से लेके 2 साल तक की जेल भी हो सकती है, और क्या बोल रहे हैं, हो सकता है ये दोनों ही हो जाए, ठीक है। मतलब मिनिमम कितना फाइन लग सकता है आपके ऊपर, 25,000 से लेके मैक्सिमम 50,000 तक का तो फाइन लग सकता है, या फिर 6 महीने से लेके 2 साल की आपको जेल हो सकती है, या फिर ये दोनों ही चीज हो सकती है, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या है, अगर आपने किसी एडोलेसेंट को अपने यहाँ काम पे रखा और ये आप क्या कर रहे हो, एक्ट के प्रोविजंस का कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हो, तो उस केस में आपकी पेनल्टी कितनी लगेगी, मिनिमम 20,000 का तो फाइन लगेगा और मैक्सिमम 50,000 तक जा सकता है। और इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, 6 मंथ्स की जेल या फिर 2 साल तक की भी जेल आपको हो सकती है। और क्या बोल दिया, बोथ, मतलब फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों भी हो सकता है, ठीक है। आया समझ में ये, जो भी चाइल्ड या फिर एडोलेसेंट है उसके पेरेंट्स और गार्जियंस को आप फर्स्ट ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। पहली गलती उनको माफ कर दी जाएगी, उनको समझा के भेज दिया जाएगा, ठीक है। आया समझ में ये, तो इसके साथ हमारा क्या खत्म हुआ, ये चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। क्या देखा हमने यहाँ पे, चाइल्ड से कोई भी काम नहीं करवाना है, मगर 2 एक्सेप्शन थे जहां पे आप चाइल्ड से काम करा सकते हो, ठीक है। एडोलेसेंट से हजार्डस काम नहीं कराना है। एडोलेसेंट कौन है, 14 से 17 साल वाला बच्चा, उसको अपन क्या बोलेंगे, एडोलेसेंट बोलेंगे, और उससे हजार्डस वाले काम नहीं कराने हैं, ठीक है। हजार्डस ऑक्यूपेशन क्या बताए गए थे शेड्यूल में, माइंस में काम नहीं कराना है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस या फिर एक्सप्लोजिव्स वाले काम नहीं कराना है, और जहाँ पे हजार्डस प्रोसेस कैरी आउट हो रहे हैं वहां पे भी काम नहीं करवाना है। हुआ ये क्लियर? फिर हमने देखा था उसके आवर्स ऑफ वर्किंग देखी थी, 3 घंटे काम करा सकते हैं, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा, और उसके बाद वापस से काम करा रहे हो तो भी मैक्सिमम 6 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। शाम को 7 से लेके सुबह 8 तक काम नहीं कराना है, ओवर टाइम नहीं करा सकते, और एक दिन में 1 से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट में जाके वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। हर हफ्ते में उसको 1 छुट्टी आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने एडोलेसेंट को अपने काम पे रखा है तो आपको विद इन 30 डेज इंस्पेक्टर को कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। और इसी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये सब चीजें फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर इस तरह से पेनल्टी लग सकती है। आ गया समझ में ये? चलिए